देखो टॉपिक देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या चीज़ नाम है? थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। जितना भी अभी पढ़े हो ना उसमें से लॉन्ग टाइप का बहुत कम आता है, बट इसी वाला पार्ट से आता है लॉन्ग टाइप का, और अच्छा क्वेश्चन सब बनता है। ठीक है, चलो सुनो, इसी में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये सर ये क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? बात तो समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है तुम लोग को। सुनो, हमारे पास एक कंटेनर है, एक ही कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में दो रॉड है। एक रॉड ये है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हो, इसको एनोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत अपघटनी सेल। हाँ, इसके अंदर एनोड और कैथोड दोनों एक ही कंटेनर में होता है। जब गैल्वेनिक सेल बनाए थे तो याद करो, हाफ सेल इधर था लेफ्ट और हाफ सेल था राइट। एनोड हाफ सेल लेफ्ट रखे थे जनरली, और कैथोड हाफ सेल जो है वो राइट रखे थे। याद है, एनोड वहाँ पे नेगेटिव था और कैथोड वहाँ पे, बट यहाँ पे एनोड क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है? जस्ट अपोजिट। ओके, अब इसके अंदर एक कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, या तो कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेंगे या तो उसको पिघली हुई अवस्था में लेंगे, या तो सॉल्यूशन या तो पिघली हुई अवस्था। क्योंकि तुम जानते हो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करती है जब या तो वो पिघली अवस्था में हो या तो वो घोल के रूप में लिया गया हो, सॉल्यूशन के फॉर्म में। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन यही है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम इसमें डाले हुए सॉल्यूशन के फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, ओके, और तुम यहाँ से करंट पास करते हो तो प्लस वाले को प्लस से जोड़ोगे, माइनस वाले को माइनस से जोड़ोगे। ठीक है, तो करंट पास करते हो, जो बैटरी वाला जो बैटरी सेल होता है, जो करंट होता है उसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ डीसी इस्तेमाल होता है, एसी इस्तेमाल अभी जो हम लोग को घरों में बिजली जो आ रही है वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो कि तुम फिजिक्स में डिटेल से पढ़ोगे। बट जो सेल से हमको करंट मिल रही है, बिजली मिल रही है, वो बिजली कैसी है? डीसी है। ओके, और डीसी का ही इस्तेमाल इलेक्ट्रोलिसिस में किया जाता है, इसमें एसी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता वो आप फिजिक्स में इस बात को समझ लोगे। अब सुनो, अब हमने क्या किया कि सेटअप को किया, इसके अंदर एनोड कैथोड का रॉड डाला, एक को इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म ले लिया। अब इसके अंदर होगा, तुम जानते हो कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके अंदर केटाइन होगा, प्लस वाला पार्ट होगा। क्यों? जानते हो कि आयन में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। मोल्टन फॉर्म में लोगे तब भी आयन में टूट जाएगा, यानी आयोनाइज हो जाएगा। या तुम उसका एक्को सॉल्यूशन लोगे या सॉल्यूशन लोगे तब भी आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर या नेगेटिव वाला पार्ट होगा और पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाले पार्ट को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव पार्ट को बोलते हैं अनायन। कैटायन कैथोड की ओर मूव करेगा, क्योंकि कैटायन पे खुद पॉजिटिव है, कैथोड पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर मूव करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। कैटायन कैथोड की ओर, अनायन एनोड की ओर। कभी कंफ्यूजन हो कि सर कैटायन क्या होगा, तो कैटायन तुमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की ओर जाएगा। तो तुमको याद रखने में कंफ्यूजन हो कि कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, उसके लिए बस याद रखना कैटायन कैथोड की ओर जाता है तो कैटायन खुद प्लस है तो माइनस की ओर जाएगा, और अनायन खुद नेगेटिव है तो प्लस की ओर जाएगा, एनोड की ओर। तो सी फॉर कैटायन, सी फॉर कैथोड, ए फॉर अनायन, ए फॉर एनोड। ठीक है, तो कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, अनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, और जैसे ये बात तो जो बचपन से परिभाषा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही अनायन एनोड पे जाएगा, ये अनायन एनोड पे जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ए में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही कैटायन जाएगा तुमको कहाँ? कैथोड पे, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सी में, डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर से यहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैटायन जो होगा वो कैथोड पे क्या होता जाएगा? डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, ये भी इधर डिपॉजिट होगा, एनायन इधर डिपॉजिट होगा, कैटायन उधर डिपॉजिट होगा, मतलब जमा होता जाएगा। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझिए, लेकिन जनरली जो हम लोग बोलते हैं कैटायन हमेशा डिपॉजिट होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो रॉड होता है ये गलता भी रहता है इस फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली जो है कैटायन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैटायन कैथोड पे गया तो कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलो तो बताओ क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्या है ये इलेक्ट्रोलिसिस? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन फॉर्म से या उसके सॉल्यूशन से यानी एक्वा सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कौन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं? डीसी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब अपोजिट आयन जो होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया है जिस सेल के अंदर कराया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, बल्कि तुम करवा रहे हो, बाहर से पावर खर्च कर रहे हो, बाहर से एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। सो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, जो कि गैल्वेनिक सेल का जस्ट क्या है, उल्टा है। गैल्वेनिक सेल में क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे, सॉरी, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते थे, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और वहाँ पे उल्टा हो गया, वहाँ पे क्या हो गया था, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था। वहाँ पावर बोलो प्रोड्यूस होता था, यहाँ पावर कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, खपत हो रहा है। समझ आया? आया तो डेफिनेशन का लिखा हुआ, डेफिनेशन पढ़ो, का लिखा हुआ, कब पढ़ो 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 पढ़ो। इलेक्ट्रोलिसिस इज द, तोड़ोगे इसको तो इलेक्ट्रो मतलब होता है बिजली, और लिसिस मतलब होता है तोड़ना। हिंदी में सुनो, विद्युत अपघटन, विद्युत मतलब होता है बिजली, समझ में, अपघटन मतलब तोड़ना, वियोजित करना, अपघटन, हाँ, विद्युत की मदद से तोड़ना, बिजली की मदद से तोड़ना, बिजली की ना तोड़ना, बिजली की मदद से तोड़ना, तो मतलब बिजली की मदद से तोड़ना, बताओ। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट यानी डीसी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट causing a non-spontaneous redox reaction to occur। ओके, यही है। तो डेफिनेशन, इससे अच्छा डेफिनेशन जो है हमने लिखा हुआ है, बढ़िया डेफिनेशन, तो चिंता नहीं करना, तुम लोग को वही लिखवाएंगे, चिंता नहीं करो, ये लिखा हुआ है अच्छा से, हाँ ये लिखा हुआ है। When electric current is passed through a molten or aqueous solution of an electrolyte, then ions move towards opposite electrodes। जो आयन तो होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं, एंड वहां पे जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। कहा जाता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, डिस्चार्ज देयर, और वहां पे वो कहा जाता है डिस्चार्ज हो जाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया जिस सेल के अंदर कराई जाती है उसको बोलते हैं द सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैटायन पॉजिटिव होता है, वो कहा गया कैटायन पॉजिटिव होता है जो कैथोड की ओर मूव करता है, अनायन नेगेटिव होता है जो एनोड की मूव करता है। ये अच्छा राइटिंग में अपना अपना हाथ का लिखा हुआ है, तो ये लिख लोगे। राइटिंग गंदा है उसे मतलब नहीं है, बट लिखा हुआ है। पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, समझ में आ गया? ये तो बचपन से हम लोग पढ़े हुए कि सर गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या अंतर होता है, ये तो बचपन से जानते हो, लिखा है वो नहीं वाला, तो ये लिखने का कोई मतलब यहाँ पे है ही नहीं। ओके, गैल्वेनिक सेल क्या होता है सर, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, रासायनिक ऊर्जा की मदद से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। अब यस, इसमें कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा की मदद से रासायनिक ऊर्जा बोलो में परिवर्तन किया जाता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है, बाहर से कोई ऊर्जा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव और ई नॉट सेल पॉजिटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस जस्ट उल्टा कर दोगे। एनोड यहाँ पर नेगेटिव होती है, कैथोड यहाँ पे, याद है, यहाँ पर उल्टा कर दोगी। पावर यहाँ पे पैदा होता है, यहाँ पावर पे पावर का खर्चा होता है, यहाँ पे 2 हाफ सेल लिया जाता है, यहाँ पे कोई हाफ सेल नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल सेल होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे सर समझ में आया? यही सब बात है। तो ये बात सब ऑलरेडी लिख चुका है, अंतर दोबारा लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कैटायन कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, अनायन एनोड पे डिस्चार्ज होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब देखो, अब जो इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करेंगे, सो देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट विल स्टडी। फर्स्ट एस्पेक्ट इज क्वालिटेटिव स्टडी एंड सेकंड एस्पेक्ट इज क्वांटिटेटिव स्टडी। क्या बोलोगे? क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस को दो तरीकों से पढ़ते हैं। कितने तरीकों से? हाँ, विद्युत अपघटन को 2 तरीकों में पढ़ते हैं। एक तरीका ये कि एक वो तरीका है जिसमें केवल ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पे मिलेगा, माने एनोड और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ओके, क्वालिटेटिव माने कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना? अरे समझा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा कि ऑक्सीजन गैस मिलेगा कि सोडियम मिलेगा कि जो भी तुम इलेक्ट्रोलाइट का तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो कौन सा उत्पाद बन रहा है एनोड पे और कैथोड पे, सिर्फ उत्पाद का नाम जानना है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव।
अब दूसरा एस्पेक्ट ये है, दूसरा विचार ये है कि कितना बन रहा है, हाउ मच, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। लिखो, ये लिखो, गुणात्मक, मात्रात्मक। समझे? इसी में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ, इसी में पढ़ेंगे फैराडे लॉ। समझा? सो दो विचार है, दो सिद्धांत है इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने का। पहला सिद्धांत बोलो क्वालिटेटिव, जिसमें केवल ये पता करना है कि कौन सा उत्पाद एनोड पर कैथोड पर बन रहा है। और दूसरा है क्वांटिटेटिव, कितना बन रहा है, कितना ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम में मेजर करेंगे, मापेंगे वहां पे। यहां पे मापने की कोई जरूरत नहीं है। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट। ओके, चलिए, एनोड पर बोला था ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अनायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कैथोड पर कैटायन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन करने के बाद वो कॉपर प्लस में इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट हो गया। जैसे एग्जांपल है, तो कॉपर नहीं बोला, सॉरी सी, कैटायन, कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज गेन किया, और कैटायन बोलो, यहाँ गलत लिख दिया, सी यू लिखे हुए हैं, सिर्फ लिखे सी मतलब कार्बन नहीं है ये, सी इज यूज फॉर कैटायन। क्या भेजा मैं पहले भेजा? अरे भेजा। अब तुमको इसमें अपन लोग को ना सिलेबस में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके गाइज, अपन लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ जो है खास है वो याद आपको रखना है। मैं क्या करता हूँ, सुन ना, ये सब को छोड़ो, ये सब जो लिखा हुआ है मैं क्या करता हूँ, सुनो ना, अरे सुनो ना, मैं लिख के तुमको समझा देता हूँ, पटापट। लिखा हुआ अच्छा सही है, लिख के समझाऊंगा तो थोड़ा सा हाँ तुमको समझ आएगा। जैसे मान लो, पहला मैं एग्जाम्पल जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो है मोल्टेन NaCl। कौन बताओ? मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl। अच्छा, कोई रॉड नहीं दिया हुआ है तो रॉड वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है ना यार, तो इलेक्ट्रोड जनरली जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट याद है ना? क्या क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है? हाँ, अब हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लैटिनम, कार्बन, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, अपना रिडक्शन भी नहीं करेगा, बस जस्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मोल्टेन NaCl है, पिघली हुई अवस्था में NaCl है। ओके, देखो जहाँ पे एक कैटायन है एक अनायन है वहाँ पे झगड़ा है ही नहीं, बहुत ईजी तरीके से बता सकते हो। देखो यार, देखो, हाँ देखो यार, इसके अंदर बोलो मैंने पिघली हुई अवस्था में नमक को घोल दिया, मैं नमक को गला के इसमें डाल दिया और हमने करवाया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवाया? हाँ, 10वीं में 200 साल पहले यही पढ़े थे। स्विच ऑन कर दिया, प्लस माइनस बिजली पास करेंगे। अब बताओ, इसके अंदर मोल्टेन NaCl है, तुम खुद से बताओ, NaCl है तो इसमें Na+ होगा, Cl- होगा। प्लस वाली किधर भागेगी? ये तो जानते हो एनोड है जो कि प्लस है, और कैथोड है जो कि माइनस है, उल्टा कर देना है। तो ये क्लोरीन भागेगी किस पे? समझ में आया? और सोडियम भागेगी, तो कितना आसान है, सोडियम जाएगा, डिस्चार्ज होगा, सोडियम मेटल मिल जाएगा, सोडियम धातु मिल जाएगा, सोडियम में जमा हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन का गैस मिल जाएगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा तो समझ रहे हो ना, क्लोरीन गैस। ऑक्सीजन का होगा तो ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन गैस। अरे समझ में आ रहा है? तो जो डिस्चार्ज होगा उस हिसाब से प्रोडक्ट ना दोगे। तो सिंपल सा बात है, सोडियम जाएगा तो सोडियम मिलेगा, क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन मिलेगा। कौन ची है यार, इसका प्रोडक्ट बताना कोई मुश्किल है क्या? तो तुमको बोलेगा कि गलित NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पे क्या मिलता है? जा एनोड पे अनायन यानी क्लोरीन, क्लोरीन गैस मिल जाएगा, खत्म, टट्टा बाबा। कैथोड पे क्या मिलेगा? ओ कैथोड कैटायन आएगा, कैटायन प्लस है, सोडियम, सोडियम मिलेगा, खत्म, कुछ ही नहीं है, इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। समझा? तो पहला एस्पेक्ट क्या था? मैंने बोला 2 एस्पेक्ट है पढ़ने का। एक एस्पेक्ट है कि केवल क्या बन रहा है, कौन सा पढ़ते बता दिया, कितना बन रहा है वो आगे बात करेंगे, पहला एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो पहले बात तो समझा गया कि सर मोल्टेन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो Na+, इसमें यहाँ पर केवल तुम्हारे पास Na+ है और Cl- है, तो ये कैटायन कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो हो गया सर एट कैथोड, ऐसे लिखोगे एट कैथोड। कैथोड पे कौन जा रही है? कौन जा रही है कैथोड पे? Na+, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बना लेगी, सोडियम बना लेगी, खत्म। सर काहे इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड पे सर, एनोड पर ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। बट क्लोरीन कभी भी अकेला होता नहीं है,
तो हाफ Cl2 लिख दोगे, है ना, समझे ना, तो 2 से गुणा करके ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, यही सारी बातें हैं, बहुत आसान की बहुत मुश्किल है। अच्छा मैं तुमको बोलूँ, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ है इसलिए मिटा रहे हैं, चिंता नहीं करना है। जैसे मैं बोलूँ चलो मैं MgCl2 का मोल्टन MgCl2 का ये करो, इलेक्ट्रोलिसिस करो, क्या बनेगा बताओ? Mg मिलेगा तुमको कहाँ पर, Mg कहाँ मिलेगा? अरे Mg प्लस है ना यहाँ पे, तो यानी माइनस का नाम बोलोगे ना, कैथोड पर मिलेगा। कैटायन Mg है तो मैग्नीशियम मिलेगा तुमको कैथोड पे, और क्लोरीन मिलेगा यार कहाँ कुछ है यार इसमें, बताओ अब बताओ। हाँ NaF, अब बताओ सोडियम कहाँ मिलेगा? कैथोड पे। फ्लोरीन कहाँ मिलेगा? हो गया, यही सब बात पूछ रहे थे, ये छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पर गारंटी की जो इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड से भी प्रोडक्ट पे असर पड़ता है, मैंने इलेक्ट्रोड के टाइप, देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप पिघली अवस्था में ले रहे हो कि एक्वस फॉर्म में ले रहे हो, इससे भी डिसाइड होता है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है कि एक्टिव ले रहे हो कि ऑलमोस्ट, हम लोग का जो जनरल केस है उसमें हम लोग लेते हैं हमेशा इनर्ट, ठीक है। चलिए अब ये तो NaCl वाला हो गया, मोल्टेन NaCl, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब लेते हैं एक्वस NaCl। एक्वस NaCl नाम सुनो, एक्वस NaCl, NaCl का जलीय घोल, जलीय घोल, ओके। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये है थोड़ा सा मजेदार, ठीक है, जो क्लास 10 में पढ़ते हैं। इस एक्वस NaCl को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? याद ना, कभी भी ब्राइन वर्ड बोले ब्राइन सॉल्यूशन समझना कि वो एक्वस NaCl की बात हो रही है, यानी कि नमक का जलीय घोल, बोलो हाँ, जलीय घोल को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन कभी भी लिखा रहे ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब कि NaCl का एक्वस घोल। अब तुम बताओ, अभी से पहले किए थे NaCl का मोल्टन ना, तो उसमें खाली Na प्लस था, Cl माइनस था। अब एक्वस आ गया तो पानी भी तो आ गया ना यार, तो NaCl में Na प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा, जल्दी बोलो, और Cl माइनस भी मिलेगा। अब पानी भी तो आ गया ना, तो पानी में तुम जानती हो कि H प्लस होता है और OH माइनस होता है। अब पॉजिटिव दो हो गई, नेगेटिव भी दो हो गई। अब तुम बताओ, यस वाह वेरी गुड। सुनो, क्लोर अल्कली प्रोसेस, सुनो हो गया। अब तुम बताओ Na प्लस दौड़ेगा कैटायन कैथोड पे जाएगा, दौड़ते ये भी दौड़ेगा और ये भी दौड़ेगा, दोनों तो नहीं जाकर डिस्चार्ज होगा यार, दोनों डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता है, ओके। कोई एक जितना है, जितना कौन है, ओके। इसे भी रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताए थे, जिसका ज़्यादा होता है वो जो है जल्दी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बट अपन को बस इतना याद है कि हाइड्रोजन छुट्टू है, याद रखने का ट्रिक है ये, वैसे कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, आगे लिखा भी मिलेगा तुमको कि हाइड्रोजन छुट्टू है, सोडियम मुट्टू है, कौन दौड़ेगी? छुट्टू। तो हाइड्रोजन दौड़ के जी जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। कैथोड पे इस बार मिलेगा तुमको क्या चीज़? इसका काम तमाम, ये जाके जमा हो गई डिस्चार्ज, कहाँ पे? कैथोड पे कटाए ना, ये इलेक्ट्रॉन लेगी और हाइड्रोजन गैस बना लेगी। कौन गैस बना लेगी? तो कैथोड पर इस बार मिल जाएगी क्या चीज़? हाइड्रोजन गैस। और इन दोनों में जीते, ये माइनस ये भी है, दौड़ेगा इसकी ओर, एनोड की ओर, कौन जीतेगा? ये तो बेचारा फुल्ला हुआ है, दो है, और ये अकेला है, कौन जीतेगा? हाँ, तो क्लोरीन जाएगी या क्लोरीन गैस मिलेगी। तो जब तुमने मोल्टेन NaCl लिया तब भी क्लोरीन ही मिल रहा था, और अभी भी तुमने एक्वस NaCl लिया तब भी क्लोरीन ही मिल रहा था। एनोड पे क्लोरीन ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब तुमने मोल्टेन NaCl लिया तो तुम्हारा Na मिला तुम्हारा कैथोड पे, ओके, और जब तुमने एक्वस NaCl लिया तो तुमको हाइड्रोजन गैस मिला एनोड पे। समझो बात को? बाकी सॉल्यूशन के अंदर तुमको बच जाएगा क्या चीज़ बताओ? ये दोनों बेचारा गरीब अंदर रह जाएगा, दोनों आपस में सेटिंग कर लेगा, लो NaOH बना लेगा। NaOH बेसिक है जो कि इस सॉल्यूशन को क्षारीय बना देगा। क्या बना देगा? क्षारीय, ओके, बेसिक बना देगा। बेसिक है तो pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ओके, नॉर्मल कंडीशन। समझ में आ गया? इसी का नाम पढ़ेगा बचपन में क्लास 10 में, क्लोर क्षार प्रक्रम। क्या पढ़े थे? क्लोर क्यों बोले थे? क्लोर मतलब क्लोरीन बना, क्षार क्योंकि NaOH बना, ओके। अंग्रेजी बोले थे क्लोर अल्कली प्रोसेस, ओके। क्या बहुत मुश्किल है? बताओ तो, बताओ कोई मुश्किल है? बताओ कोई मुश्किल है? कुछ नहीं है। क्या सिखा दिया? तीसरा शुक्ल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्लास 10 में ही पढ़े हुए। और दिखाता हूँ, आजा। अब एक और लेते हैं हम लोग। अच्छा तुम बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। अगर तुमको बोला जाए कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो,
तुम जानती हो कि वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब तोड़ना है इसको, तो वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ये पता है ना। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन पे पहले प्लस होता है, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, तो हाइड्रोजन जाएगा कहाँ पे? कैथोड पे। तो कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन पे मिलेगा। बट इसमें एक थोड़ा सा कैचअप है, इसमें एक कैचअप पॉइंट है। ये कैचअप नहीं खाती हो? कैचअप पॉइंट है। ये कैचअप पॉइंट क्या है? हेलो, कैचअप पॉइंट क्या है कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इसको से बिजली पास करने की कोशिश करोगे तो ये आयन में, तुमको पता है ना, बहुत मुश्किल से आयन में टूटता है, तो पुअर कंडक्टर है। तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें थोड़ी सी एसिड डाल दी जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर एग्जाम में बोले कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे H2 और O2 मिलेगा, इसमें क्वेश्चन नहीं है। H2 मिलेगा कैथोड पे और O2 मिलेगा एनोड पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमको इसी बात पे यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन है, मैंने तुमको इनडायरेक्टली वो किसके बारे में बात कर रहा है? डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन पूछेगा, बोलेगा कि हमको डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो समझ लेना कि पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ओके क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हुआ कि एसिड की मात्रा बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है। तुम यानी कि इनडायरेक्टली तुम पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो वही प्रोडक्ट मिलना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वाटर जो है पुअर कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। ओके, भेजा में भिजा कि नहीं भिजा, तो नहीं सोचो H2SO4 में H होगा, सल्फेट होगा, ये सब कुछ नहीं, सब घटिया बात सब है, ठीक है। डाइल्यूट, हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की कहानी फिर अलग होती है, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी का, समझा गया। तो इसमें भी आप क्या वो सिखा दिया? 3, समझा गया, 3 हो गया। अब सब चल देख लो, अब सब लिखा हुआ है, देख लो यहाँ, पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, सबको यहाँ पर सुंदर तरीके से नोट्स बना दिया गया है। ओके, 2 मार्क्स में आता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl पिघली अवस्था में, अभी लिखा है, समझा है ना। सोडियम मिलेगा कैथोड पे और क्लोरीन मिलेगा, तो लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या लोग है? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोड कौन है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जैसे कि ग्रेफाइट या प्लेटिनम, सब लिख दिया गया, एकदम तरीके से लिख दिया गया। कौन कौन आयन प्रेजेंट है? सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, अच्छा से लिखा हुआ है नोट्स। और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो क्लोरीन, 2 क्लोरीन लड़े क्योंकि Cl2 बनाना ना, इसलिए तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 Cl2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। और सोडियम पर होगा कौन चीज? सोडियम पर क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम लेकर के 2 सोडियम मिलेगा, 1 सोडियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 सोडियम लेगा तो 2 Na बना लेगा। अब बाकी दोनों को जोड़ दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नेट रिएक्शन हो जाएगा, 2 Cl माइनस 2 सोडियम प्लस, ओके, बन गया तुमको Cl2 और Na। Cl2 कहाँ मिल गया? एनोड पे। सोडियम कहाँ मिल गया? कैथोड पे। प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम मेटल, कहाँ पर? कैथोड पे। कहाँ मिला क्लोरीन गैस? एट एनोड। ऐसे डिटेल से डायग्राम बना करके एग्जाम में बोलेगा, चलो एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, इस तरह पूरा को अच्छा से सुंदर राइटिंग में लिख देना है। क्या समझ में आया? आया बहन? आया? आगे बढ़े। हाँ, 2 मार्क्स शॉर्ट टाइप में या ऑब्जेक्ट MCQ में आता है। अब ब्राइन सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन क्या बोलते हैं इसको? एक्वस NaCl, एक्वस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एक्वस है, सोडियम क्लोराइड, ओके। इलेक्ट्रोड कौन है भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट या प्लेटिनम। और आयन कौन कौन है? सोडियम भी है, क्लोराइड आयन भी है, हाइड्रोजन आयन भी है, हाइड्रोक्साइड भी आयन भी है। फिर कहानी भाई, क्लोरीन यहाँ पर बताए तो जीतेगा कौन? सोडियम प्लस वाला में हाइड्रोजन जीतेगा, माइनस वाला में कौन जीतेगा? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन कैटायन कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन, और तुम्हारा इसका कहाँ गया? क्लोरीन का होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख दिया गया कहानी, जोड़ जाड़ दो पूरा को, और 2 क्लोरीन मिल गया तुमको एनोड पर, कैथोड पे मिल गया हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन तो दोनों में सेम ही है। लिखा प्रोडक्ट H2 गैस एट कैथोड, क्लोरीन गैस एट एनोड एंड NOH रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जिससे pH क्या हो जाएगी? 7 से बढ़ जाएगी। मैंने इसको ब्लू कलर भर दिया है, ले लो। क्या समझ में आ गया? हेलो बेबो, ध्यान दो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ओके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रुक जा, ये वाला पहले ही देख लो, हमने समझा दिया, वाला समझा दिया ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या उसी को बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर,
या लिखा रहता है कभी कभी एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर मतलब डाइल्यूटेड वाटर, वही ऐसे डाइल्यूटेड, ओके। तो लिखा मैंने वाटर का ही कहता, वाटर जब क्या लिखा वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, सो अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आर एडेड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे एसिडिफाइड वाटर है। इलेक्ट्रोड कौन है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट या प्लेटिनम। आयन कौन कौन मौजूद होगा, H+ भी होगा, OH- भी होगा, और पानी से भी H+ आएगा और OH- होगा पानी, और सल्फर एसिड से आएगा SO4 और H+। जीतेगा कौन, ये महाराज, कौन जीतेगी, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलेगा, और ये जीतेगी दोनों में, ई तो अकेला है, ये वाटर से भी H+ मिलेगा, एसिड से भी, तो जीतेगा ई तो H+ से ही तो जाए करेगा, कैथोड पे कटाया नहीं जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा ये, बट ई दोनों में कौन जीतेगा, ये। और OH का जब भी तुमको एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन देगा, ये क्या देगा, तो लिखा भी हुआ देख लो। एनोड पर वाटर, मैंने डायरेक्टली तोड़ दिया, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे देखिए वाटर के लिए कंप्लीट कर दिया, तो वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन गैस और 4H+ वही 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या कि एक वाटर जो है, सुन रहे हो, अरे सुन रहे हो, वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ना तुमको होगा ये, तो वाटर में एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, तो दो ऑक्सीजन कितना देगा, 4, तो 4 दिखा दिया, 4H+ यहाँ 2 4 बैलेंस कर दिया है, ठीक है, ओके। और फिर ये 4 पर उल्टा कर दो, 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 2H2 बना लिया, बैलेंस कर लो, आइए लिख दिया पूरा कंप्लीट, ठीक है। एक दो बार लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एनोड पे ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ खोई हुई है, प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और ऑक्सीजन गैस एट एनोड। अच्छा ये बार क्वेश्चन का पूछता है, सुन रहे बाबा, हेलो, ऑक्सीजन गैस 1 लीटर मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस 2 लीटर मिलेगा, ऑक्सीजन गैस 1 लीटर मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस 2 लीटर, और ऑक्सीजन गैस 5 लीटर मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस 10 लीटर, मैंने डबल बनेगा। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है, रेशियो आप लोग जानते हो, स्टोसिमेट्रिक रेशियो बोलते हैं उसको, याद आया, भूलना ना कहियो। अब तीसरा देख लो, तीसरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 ही है जो आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का हमको करना है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन कॉपर की रॉड से, एक्टिव इलेक्ट्रोड है इस बार, इनर्ट इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट कुछ और होगा और एक्टिव इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट कुछ और होगा। तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस जो तुम लोग पढ़ोगे, कॉपर का कैसे रिफाइन किया जाता है, उसमें काम आता है, ठीक है। आ जाओ, क्या करते हैं, सुनो, कॉपर का ही एनोड बनाया जाता है, कॉपर का ही कैथोड बनाया जाता है। जो कॉपर जो धातु है ना, जब कॉपर धातु को प्राप्त की जाती है तो कॉपर को शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती है, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, ओके। जब प्यूरिफिकेशन करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस से होकर गुजरना पड़ता है, ओके। तो कॉपर का ही एनोड बनाया जाता है, कॉपर का ही कैथोड बनाया जाता है। एनोड मोटका होता है, कैथोड पतला होता है, माने एनोड मोटका ली जाती है, कैथोड पतली ली जाती है। जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो कैथोड मोटकी हो जाती है और एनोड पतली हो जाती है, क्योंकि गल जाती है इसलिए। और समझ आया, कॉपर का ही इसमें ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का ही, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, ओके, समझ रहे हो। तो ये सोचो, इलेक्ट्रोलिसिस में भी डीसी करंट का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी डीसी का इस्तेमाल होता है। हाँ भाई, तो क्या कि इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रक्रिया तो है। तो लिखा हुआ सुनो, एग्जाम में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, सुनो, जो कॉपर का रॉड लिया गया है इलेक्ट्रोड, ये एनोड मोटी होती है और कैथोड पतली होती है। जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कॉपर यहाँ से गलता जाता है और यहाँ पे कॉपर जाके जमा होता जाता है, ठीक है। तो समय के साथ ये मोटी हो जाती है और ये पतली हो जाती है, समझो बात को। चला जाओ, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuS4 सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड कौन है, कॉपर रॉड खुद इलेक्ट्रोड है, ओके। एनोड थिक इम्प्योर कॉपर है, थिक माने जिस कॉपर को अपन को रिफाइन करना है, माने कि प्यूरिफाई करना है, तो उसको मोटा लेना है। आज पहले से प्योर कॉपर हम लोग पतला लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये प्योर कॉपर नहीं है, इम्प्योर कॉपर है। तो बोलेगा बताओ एनोड किसका बनता है, तो बोलो एनोड बनता है थिक कॉपर का, लेकिन वो कॉपर कैसा होता है, इम्प्योर के प्योर, तो बोलोगे इम्प्योर, क्योंकि इसी को प्योर करना है, ठीक है। तो ये इम्प्योर कॉपर का थिक रॉड लिया था, थिक एनोड, और यहाँ पे पतला थिन, ओके, प्योर कॉपर का लिखा हुआ है। एनोड थिक इम्प्योर कॉपर है और थिन प्योर कॉपर होता है कैथोड, ओके। यहाँ बहुत सारे आयन मौजूद है, बट केवल कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना है, कॉपर का ही रिडक्शन होना है, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर का ही। तो अब देखो, पूछ चुकी बात नहीं करो, ये कॉपर इम्प्योर है और ये कॉपर प्योर है जो वहां मिल रहा है, ओके। तो ये दोनों कॉपर को कॉपर से नहीं काट दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये इम्प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर है, तो इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मिल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक
रिफाइनिंग। और यहाँ पर बहुत सारा सुनना, यहाँ पर बहुत सारा इसके अंदर जो अशुद्धि मौजूद होती है, वो अशुद्धि इंप्योरिटी यहाँ पे जमा हो जाती है, इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको? एनोड का कीचड़, क्योंकि एनोड के नीचे गिरा है इसलिए इसको बोलते हैं एनोड मड। ओके, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे मेटालर्जी। ओके, बोर्ड एग्जाम में है ना मेटालर्जी, तो मेटालर्जी पढ़ेंगे, इसको चिंता नहीं करो। रिजल्ट क्या है? कॉपर का डिपोजिशन होता है, क्या लिखा हुआ? कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड। एनोड से गलता जाता है और कैथोड पे जमा होता जाता है। मास ऑफ द कैथोड इंक्रीजेज, वहां पर कैथोड का मास क्या होता जाएगा? बढ़ जाएगा, और एनोड का मास घटता जाएगा। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर। मान के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी को मेटल के ऊपर हमको कोई चीज़ का कोट चढ़ाना है मेटल का, तो उसमें प्लेटिंग करने में, और प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज 4 इलेक्ट्रोलिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वी कवर्ड। 1 2 3 4, इतना हो गया। डन 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 डन, अरे डन 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 डन। अब अपना हाथ का लिखा हुआ देख लो, वही बात ये तो पढ़ाइए दिए थे। इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया। ओके, और ये आपको ये लिखना पड़ेगा। हाथ का जो आपको लिखने का मन करे, 4 लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक है, हम अभी समझा देंगे क्या लिखना है। ये हो गया, ये लिखना, ये लिख लोगे, पता चल जाएगा कौन पहले, बोलो कौन पहले। वो तो बहुत ईजी बता दिया, कहीं पर ज़्यादा और क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, मान लो। ओके, तो उसे हम लोग कर लेंगे वैसे कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन पहले एनोड पे जाएगा, कौन पहले कैथोड पे जाएगा, बहुत सारा होगा। तो ओके, तो उसके लिए तुमको याद ना है कि ये ऑलरेडी हमने इसको इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में भी पढ़ाया था, ठीक है। डिस्चार्ज एनर्जी ऑफ कैटायन वो एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी जितनी कम होती है, ओके, वो पहले डिस्चार्ज होता है। यानी 100 बात की एक बात है, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होगी और वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी 100 बात की एक बात, जिसका एसआरपी ज़्यादा वो पहले डिस्चार्ज, एसआरपी जिसकी कम वो बाद में डिस्चार्ज। समझे बात को? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कैटायन का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? कैटायन का। ओके, देखो सोडियम में और हाइड्रोजन में कौन जीतेगा? इसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है, याद रखना बात, ठीक है। और माइनस वाला में देख लो, माइनस वाले कहानी में, माइनस वाला में ये याद रखना है, डायरेक्टली बहुत कम है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो OH और क्लोरीन में पहले कौन डिस्चार्ज होगा? वो एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया। क्या भेजा में जा रहा है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से, जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोडक्ट बनती है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोडक्ट बनती है किस किस पर डिपेंड करती है? बोला था ना, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रोडक्ट अलग अलग होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए प्रोडक्ट कुछ और हो जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए प्रोडक्ट कुछ और हो जाता है। कितना मात्रा में ले रहे हो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। समझिए बात को? ये सभी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट की बात हो रही है। सारी बातें हमने पढ़ लिया, पढ़ा दिया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया। यो माय गॉड, हाँ जी। फर्स्ट एस्पेक्ट हैज़ बिन कंप्लीटेड नाउ। फर्स्ट एस्पेक्ट इज क्वालिटेटिव, सेकंड एस्पेक्ट इज क्वांटिटेटिव। अब कितना बनेगा? अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले फैराडे लॉ। फैराडे लॉ कहता है, लॉ नहीं लॉज, मैंने फैराडे 2 लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी। देखो फिजिक्स में भी एक लॉ है फैराडे का। अच्छा से बैठो, पहला लॉ, मैंने फिजिक्स में जो फैराडे का लॉ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI का लॉ, तो उसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और यहाँ अभी पढ़ रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेम साइंटिस्ट हैं फैराडे साहब, ये भी है फैराडे साहब, वो भी है, दोनों सेम ही साइंटिस्ट है, दोनों ने काम किया। माने फैराडे साहब केमिस्ट्री में भी काम किए हैं और फिजिक्स में भी काम किया। ओके, अरे समझी बात को? बट वो EMI का लॉ है, और ये लॉ कौन है? इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इसलिए ध्यान से बोलना, जब भी बोलो फैराडे, केमिस्ट्री बोलो तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और फिजिक्स में बोलो तो फैराडे लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो पढ़ोगे छठा चैप्टर में फिजिक्स में। क्लियर हो गया? अब ये साहब बात करते जानते किसके बारे में? बहुत आसान लॉ है। पहला लॉ सुनो, फर्स्ट लॉ, एग्जाम में पूछा भर भर के। फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा बिजली दोगे ना उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। भाई क्वांटिटेटिव स्टडी, ज़्यादा चार्ज फ्लो करोगे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, खत्म, मास ज़्यादा मिलेगा, डिपॉजिट होगा। समझे बात को? अरे समझे? हाँ, बस इतना ही है, इतना ही है। चार्ज ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, चार्ज कम देंगे तो प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे इन 1834,
1834 में दिया गया था, दिस लॉ रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ओके, डिपॉजिट बनने को जमा हो जाता है कैथोड पे, और लिबरेटेड भी बने कि कहीं से निकलता भी, गैस के तौर पे निकल भी सकता है। एट एनोड यानी एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इज टू द इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड। माने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बन रहा है उसका रिश्ता किसके बीच में, कितना चार्ज पास किया जा रहा है। मैंने कितना चार्ज पास करने से कितना अमाउंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बीच में रिश्ता इन्होंने एस्टेब्लिश किया। सो दिस इज, ये सब लिखने की एग्जाम में जरूरत तुमको जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। यस, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मास यानी कि m of a substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity यानी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बोलो यहाँ पर, ओके चलेगा, पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। माने इलेक्ट्रोलाइट से आप कितना ज़्यादा चार्ज पास कर रहे हो वो चार्ज पर डिपेंड करता है कितना मास बनेगा या कितना मास वहाँ पर डिपॉजिट होगा। सो कितना मास बन प्रोडक्ट मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कितना चार्ज आप पास कर रहे हो। भैया मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो मास जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, इस ये कांस्टेंट बहुत ही स्पेशल टाइप का कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, क्यू मतलब चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ करंट। बचपन से तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, फिजिक्स में पढ़े होगे, आई बराबर क्यू बाई टी होता ही ना होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, स्मॉल क्यू लिख सकते हो, कैपिटल क्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्यू की जगह आई टी लिख देंगे, बाद में आई करंट हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा। अभी खाली क्यू चार्ज है, चार्ज को तुम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझाया। तो एम क्या बताओ यहाँ पे, एम क्या बताओ, एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन ग्राम, ग्राम में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यू क्या है, टोटल चार्ज पास इन कुलम्स, कुलम्स में। और जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं ईसीई। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अभी थोड़ा देर में फील करवा देंगे, चिंता नहीं करो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो तुम ऐसे फील का करो, यहाँ पे देख लो ना, अगर तुमको क्यू का वैल्यू 1 कूलम ले लो, कितना कूलम ले लोगे, 1 कूलम का मतलब क्या हुआ कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करोगे, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो करोगे, तो उसको बोलेंगे 1 कूलम चार्ज, है ना। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करने से जितना मास डिपॉजिट होता है वही को बोलते हैं जेड, क्योंकि क्यू का वैल्यू 1 रखो तो जेड एम के बराबर हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे तो एम किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के। नींद आ रही है तो फैन बंद कर लो, बट नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। हाँ बंद कर दो थोड़ा देर के लिए, फिर गर्मी लगेगा फिर ऑन कर लेना, ठीक है। तो क्यू 1 कूलम चार्ज पास करने से तुम यहाँ पर क्यू की जगह 1 रख दोगे तो एम जेड के इक्वल हो जाएगा ना। तो 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना मास डिपॉजिट होगा उसी मास को बोला जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक समतुल्यता, ठीक है। आ जाओ, समझा गया। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइप में ये पूछा हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, वही आगे लिखा हुआ है। एग्जाम में फर्स्ट लॉ पूछे तो क्या लिखोगे, फर्स्ट लॉ यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से पूरा उतार दो, उस डायग्राम बनाने समझाने के लिए बस, ठीक है, समझाने के लिए, समझाने के लिए तो समझिए, इलेक्ट्रोलिसिस समझिए क्यों। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग से लिख दिया है, शॉर्ट टाइम में आएगा ये, ठीक है। चलो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी जेड ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड, लिखा हुआ ना, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया कि 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना मास डिपॉजिट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसकी जगह क्यू की जगह 1 कूलम रख दो तो एम जेड के बराबर हो जाएगा। कछो दिक्कत। अब चलिए, इतना एग्जाम में बोलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, पूरा लिख दोगे यहाँ तक, ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे से इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एम बराबर जेड क्यू, क्यू की जगह लिख सकते हो आई टी, आई क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, टी होता है टाइम, आई बराबर क्यू लिख दिया। जेड की यूनिट क्या होगी जानते हो, यूनिट क्या होगी जेड की यूनिट, जेड की यूनिट था, जेड बराबर हो जाएगा एम बाई क्यू ना, तो मास हो जाएगा ग्राम पर कुलम, तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर कुलम। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, कोई दिक्कत किसी को, अरे किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पर से जेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले बता, जेड का डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को बोल दोगे जेड, खत्म, दैट्स इट। 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना मास डिपॉजिट होगा, यस। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, हम मोल्टेन इनिशियल ले रहे हैं, क्या ले रहा है, मोल्टेन इनिशियल ले रहा है, और सोडियम कैटायन कैथोड पे आकर डिपॉजिट होगा, है ना। कैथोड के बारे में हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सोडियम जो है डिपॉजिट होता है कैथोड पे, इसमें कोई शक, अरे पढ़ के आ चुके पहले ही, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको दिक्कत ना कि सर सोडियम डिपॉजिट होगा, सोडियम कैटायन है तो कैथोड पे जाएगा, कैथोड में सोडियम मिलेगा, डिपॉजिट होगा। अब मेरी बात सुनो, अब इसको सुनो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 सोडियम में लेगा सोडियम एटम,
बट हम लोग तो ग्राम में बात करते हैं, मोल में खेलेंगे। अरे ग्राम में बात करते हैं, मोल में खेलेंगे ना। तो अगर सोडियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 मोल सोडियम बनेगा। क्या बोला, फिर से बोलो। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो सोडियम का 1 एटम बनेगा। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 मोल सोडियम का एटम बनेगा। क्या समझा रहा है? अरे समझा रहा है? और 1 मोल में कितना चार्ज होता है तुम जानते हो? 96,500 कूलम। सर इससे क्या हम आप बताना चाह रहे हैं? हम इससे इस रिएक्शन का जेड निकालेंगे। व्हाट इज जेड? 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना मास डिपॉजिट हुआ। अगर जेड पता चल गया, अगर मान लो थोड़ा सा फील करो, जेड पता चल गया तो तुम आराम से उसको बोलेगा कि 5 कूलम पास किया गया है, कितना होगा? 10 कूलम पास किया, कितना होगा? तो गुना करते जाओ सबको, है ना। केवल जेड पता चल जाए। क्या पता चल जाए? जेड पता चल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि तुमको पता है m = z क्यों होता है। ओके, अरे समझ बात को। तो 1 कूलम से निकालने वाला निकालोगे तो फिर 2 कूलम का पूछे, 4 कूलम का पूछे, 5 कूलम का पूछे, खत्म, सवाल बन जाएगा। तब सुनो पहले, ये इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि कैथोड पे होगा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1 मोल सोडियम बनता है। ओके, अरे समझ रहे हो? यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम, समझी? यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? बताओ जल्दी बताओ, कितना है? 96,500 कूलम। फेराड, याद है फेराडे कांस्टेंट उसके बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम बना। कितना बना? 1 मोल में 1 मोल को बोलते हैं 1 फेराड चार्ज। एक ही मोल को बोलते हैं एक चार्ज। 1 मोल से 1 मोल सोडियम मिला। 1 मोल सोडियम में कितना ग्राम? 23 ग्राम। यू नो वेरी वेल। अरे सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23 ग्राम ना। तो सोडियम का मोलकुलर मास हो गया 23 ग्राम, लिख दो। सॉरी, मोलकुलर मास कर रहे हैं, एटॉमिक मास। 1 फेराड चार्ज में कितना होता है? 96,500 कूलम। कूलम ना, ग्राम बकरी कहाँ खोइए रे, भुकिया आई हुई है, रात को जगी रहती, जुट्टो का आँख फुला के बैठी हुई है। सब आदमी बोलता है गल फुल्ली है, आँख फुल्ली है। देखो 96,500 कूलम, 23 ग्राम सोडियम दिया तो 1 कूलम कितना देगा? इतना देगा, इतना देगा। यही तुम्हारा क्या हो गया? कैसे जेड हो गया? जेड का डेफिनेशन क्या था? 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना मास डिपॉजिट हुआ? ए बउआ सुन, 1 मिनट। 1 कूलम चार्ज पास करने से, जेड का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए ना। क्या पढ़े जेड का डेफिनेशन? बताओ तो कि 1